द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ एन octahedral एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन जिसपे जो +2 ऑक्सीडाइज स्टेट है जिसपे आर -0.8 डेल नोट एंड ये वाली दी हुई है बी है, राइट, ये दोनों के दोनों। तो इसमें मुझे M2, ये M2 पॉजिटिव क्या होगा, ये मेटल आयन बेसिकली पूछा गया। नो गाइज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वी नो कि देखिए फॉर एग्जांपल एक हल्का सा आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। देखिए आपका ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे जैसे लीगेंड आता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये जो थ्योरी पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो लीगेंड है इज वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड, उसके अकॉर्डिंग भी आपका थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा इसकी जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे सपोज का एनर्जी लेवल ये था, तो एनर्जी लेवल इसका इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, जैसे ही आपके जो लीगेंड हैं एक्स आते हैं, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे आपका इस टाइप का होता है, ए बी सी डी, ये तो प्लेन में हो गए, और बाकी के आपके जो दो हैं वो इस तरह से होते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो जो आपके लीगेंड्स हैं वे एक्सियल पोजिशंस पे आते हैं इस तरह से, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये इन पे, ये नहीं कि यहाँ से कहीं एक्सिस के थ्रू का आएंगे। तो अब क्या होता है, इसकी एंड ये जो लॉब्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेक होके दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, तीन तो नीचे रह जाते हैं। मैं एक आम भाषा में बता रहा हूं आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये इधर आ जाते हैं, तो ये बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं इसके ऑर्बिटल्स, समझ रहे हैं। तो वी नो कि जैसे जो आपके डी ऑर्बिटल है वे 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो जब ये ब्रेक होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं, यानी जो मैक्सिमम रिपल्शन जिसमें फील होता है जिन ऑर्बिटल्स को, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वे जो दो होते हैं वो होते हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। और जो नीचे वाले हो जाते हैं ये वे वाले होते हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, समझे आप, ठीक है। तो अब इस लेवल को बोलते हैं हम ईजी, इस एनर्जी ग्रुप को, या इन पार्टी जो ये ग्रुप्स हैं, और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं T2G, समझ रहे हैं। अब एक चीज देखिए, जो ये वाला लेवल है, ये जो लेवल है ये इट्स सेट टू बी एनर्जी 0, ठीक है। इस पे टोटल एक तरह से इन्होंने कहा है कि एवरेज जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो 0 है, ठीक है, यानी इसकी और इसकी, ठीक है। लेकिन जब आप देखिए स्प्लिट होता है तो ये इस रेशियो में स्प्लिट होता है कि +0.6 डेल नोट तो ऊपर, ठीक है, एंड -0.4 डेल नोट नीचे। माइनस सिर्फ ये या प्लस ये सिग्निफाई कर रहा है कि वेदर दिस पार्ट इज बिलो द लाइन और एवरेज लाइन और अबव द लाइन, समझ रहे। नाउ डेल नोट, व्हाट इज डेल नोट? डेल नोट इज नथिंग बट जस्ट जो ये पूरा इस इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ना टोटल, उसको आप बोलते हैं डेल नोट, ठीक है। तो ये जो डेल नोट है इसका तो हो गया ऊपर 0.6 और ये हो गया नीचे, समझ में आएगा इस आपको। तो ये सिंपल बेसिक है। नो इन केस ऑफ, अब देखिए एक और बताता हूं, जो ये एनर्जी गैप है इसको जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो होता है ये पूरा गैप को क्या बोलते हैं, CFSC, ठीक है। और डेल नोट भी लिख देते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल स्फीयर, समझ में आया। एक तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक क्या हुआ, कुछ ज्यादा डीप में घुसने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल इसको भी भूल जाइए आप, कि ये समझ लीजिए कि दो पार्ट में ब्रेक होता है, ऊपर +0.6 डेल नोट, नीचे -0.4 डेल नोट, ये दो तरह के और ये तीन तरह के सिमिलर यहाँ नीचे हो गए, समझ में आपको। अब एक जो आपको फंडा काम आना चाहिए वो है कि अगर वीक फील्ड लीगेंड आ रहा है या स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड मेरे जो अटैचमेंट हो रहे हैं वो आ रहे हैं, उसमें हो जाता है। नाउ गाइस देखिए, सबसे पहले अगर जो डेल नोट है, जो ये एनर्जी गैप है, CFSC है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर ये वीक फील्ड लिगेंड, जनरली ये छोटा होता है, क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इनका जो गैप होता है इन केस ऑफ स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। एक तो आपको ये चीज पढ़नी है, ठीक है, ये समझ लीजिए।
तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ जब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये गैप ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, ये मतलब ये जो पार्ट है ये और ऊपर हो जाएगा और ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, तो ये गैप ज़्यादा होता है, डिफरेंस ज़्यादा है एनर्जी के पास। समझ में आपको? अब दूसरा जो क्वेश्चन सोल्व करने वाली बात हो जाती है, थ्योरेटिकल बात हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि वीक फील्ड लीगेंड के केस में वीक फील्ड लीगेंड जो डेल नोट होता है, जो ये बोल रहा हूं मैं, है ना, ये गैप होता है, इज लेस देन। अब ये डेल नोट क्या है बेसिकली गाइस? एनर्जी है ना, एनर्जी गैप है ना। तो जो डेल नेट है ये लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी के। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये उल्टा होता है, जो डेल नोट है इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। समझ में आपको? इस बात को, ये छोटा सा बस फंडा है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन है तो समझ में आ जाए। अब बस जो मैं आपको बता रहा हूँ अब वो देखते रहिए। देखिए, अगर कन्फिग्रेशन आपका फॉर एग्जाम्पल D1 टाइप का है, D1 क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप का, देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मैं 5 फील्ड को बनाऊं, 1 2 3 5, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं D2 बोलूंगा इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D3 बोलूंगा अब से तो ये 4, D4 5, D4 यहाँ 6, ये D4 4, D4 5 5, फिर अगर D6 करूंगा तो यहाँ से इस तरह से पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरा जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब एक हल्का से एक ऐसे डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था ऊपर हो गया EG और नीचे हो गया T2G। इसको अगर आप याद करना है कौन सा नीचे, इस समझ लिए EG 2 लेटर है तो 2 ऑर्बिटल है, 3 लेटर है नीचे तो 3 ऑर्बिटल। इस तरह से जब एनर्जी बढ़नी शुरू होती है या इलेक्ट्रॉन्स बढ़नी शुरू होगी, वो नीचे से बढ़ने शुरू होते हैं कम एनर्जी वाले से, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका T2G, ए हो गया EG। मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होने हैं वो बताता हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मेरा सिर्फ यहाँ भर जाएगा, आगे कैलकुलेशन भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं D2 की बात कर रहा हूँ, अब मैं ये देखिए, ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको वीक फील्ड लिगेंड के केस में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेल नोट है एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, अंतर बता रहा हूँ। D2 जब आ जाएगा तो सिंपल आपको क्या हो जाएगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भर गया, ये इस तरह से भर गया, यानी ये क्या है, मतलब इस तरह से भर रहा हूँ मैं। जब D3 आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। समझ रहे हैं आप कैसे? इधर देखिए, 1 2 3, ये अभी भी खाली है। अब जो खेल होगा अब से स्टार्ट होगा, देखिए अब ये कह रहा है कि अब जब डी चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑलरेडी D3 था तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो मैं क्या यहाँ पे इस तरह भरूंगा या फिर एक यहाँ भरूंगा, चौथा यहाँ भरूंगा या यहाँ पे भरूंगा। अब देखिए, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल नोट। अब देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी, ये कम है, अगर ये डेल नोट है, ये डेल नोट का डिफरेंस है। अगर मेरे पे सपोज ये 10 यूनिट की एनर्जी है और ये सपोज 50 यूनिट की एनर्जी है, मेरे इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ अभी 10 यूनिट की एनर्जी है, कम एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड है। समझ रहे हो? तो अब वो क्या करेगा, सिंपल सिंपल वो पेयर तो कर नहीं पाएगा, पेयरिंग करने के लिए उसे 50 की एनर्जी चाहिए, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि उसके पास 10 है, सिंपल सिंपल 10 एनर्जी के लिए वो ऊपर इलेक्ट्रॉन भर देगा बस। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो उस केस में क्या हो जाता, पेयरिंग जो एनर्जी है क्या हो जाती, वो कम हो जाती इससे। तो उस केस में ये गैप ज्यादा हो जाता, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये वाला काम मुश्किल हो जाता। उस केस में बस यहाँ भर देता पहले, फिर जब ये पूरे यहाँ पे भर देता, समझ रहे, D5 में यहाँ, D6 में यहाँ, जब D7 का केस आता तब यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में रहता। अब क्योंकि यहाँ पे मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात बताई तो क्या हो जाएगा, D4 के केस में यहाँ आ जाएगा। आई होप गाइज आपको अब समझ में आएगा ये सब। D5 में यहाँ भर गया, D6 में फिर एक यहाँ भर जाएगा। समझ में आपको? इस तरह आपको ये चीजें करनी है। अब बाकी की कैलकुलेशन क्या है, बाकी की सारी जो कैलकुलेशन है इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इज 1, करेक्ट ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे n हो गया,
ठीक है, अब क्या अगर मुझे कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मूवमेंट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पिन ओनली है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अगर स्पिन ओनली मूवमेंट कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो अगर यहाँ 1 है, अगर मुझे ये निकालना है तो 1 इंटू वन प्लस टू का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो भी कैलकुलेशन आ जाएगी। समझ में आएगा इस आपको। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर सी एफ एस सी यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो पूछना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या बताया था, नीचे तो हो गया ये, ऊपर हो गया ये, नीचे ये ऊपर हो गया +0.6 डेल नॉट, नीचे हो गया -0.4 डेल नॉट। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका खेल है सबका सब, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए, नो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अनपेयर्ड की बात नहीं हो रही इस केस में। तो सपोज इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर मैं ये वाला केस मानूं तो ये और ऊपर ये था, तो इधर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे 2, और इधर 1 2 3 4, समझ में आपको, अगर ये है तो 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एन की बात नहीं। सो सी एफ एस सी कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 0.6 डेल नॉट इंटू ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस -0.4 इन डेल नॉट इंटू नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सी एफ एस सी का फॉर्मूला। सिमिलरली जब ऊपर वाले के कैलकुलेट करोगे ऊपर आप, तो कैसे करोगे, सेम, सो 0.6 इंटू, अब इसमें ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक बार को, देखिए नीचे T2G और ये हो गया इस तरह, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर 0.6 इंटू कितना हो गया 0 डेल नोट, और नीचे क्या हो गया -0.4 इंटू 1 डेल नोट, तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया -0.4 डेल नोट, ये टोटल हो गया आपकी सी एफ एस सी। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करनी रहती है। नाउ अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो इन्होंने बोला है कि जो सी एफ एस सी है 0.8 है और 3.87 है आपकी बी एम, ठीक है, तो इसको अगर आप यूज करके आप क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे तो आपका आसान क्वेश्चन जो बहुत आसान आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो 1 बाय 1 देखते हैं ऑप्शंस को और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आप सोल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग रहा है गाइस क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए देखिए पहला है वेनेडियम 3 पॉजिटिव में, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है इस 23 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D34S2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है शॉर्टकट, सो आप देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ भी दे दूँगा, तो नहीं तो मेरे चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। तो V3+ क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट शेल से, तो 3D1 रह गया, ये सॉरी 2 रह गया, 2 और 1 इसका, ठीक है। और सिमिलर अगर इसको मैं 3D2 को डिवाइड करूंगा तो कैसे करूंगा 1 2, ठीक है, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 3 है, ओवरऑल में 3 कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 2 का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 3.87 आना चाहिए, ठीक है। या वैसे तो गाइज अगर इसको भी आप सोल्व कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये आना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं आंसर आएगा, या दोनों में से कुछ भी हो जाए। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 का अंडर रूट यानी 4 2 जा 8 जो आता है 2√2, और इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 2.82। क्या मैच कर रही है सी एफ एस सी, सॉरी ये 3.87 है, तो आप आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये कट गया, ठीक है। सिमिलरली अगर Cr3+ को आप देखना चाह रहे हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, तो यानी Ar3D5 4s1, Cr3+ का क्या हो जाएगा Ar3D3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऐसे, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, तो n इंटू एन प्लस 2 में फॉर्मूले में डाल देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी अंडर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 की जो वैल्यू आती है वो है आपकी 3.87, राइट। तो ये क्या हो रही है, मैच कर रही है।
तो इसका CFSC अगर निकालना चाहें तो 0.6 इंटू 0 हो गया, इधर -0.4 इंटू हो गया 3 यानी -1.2, लेकिन ये मैच नहीं कर रही है, ये 0.8 होना चाहिए था। दिस इज नॉट द आंसर एज वेल। समझ में? सिमिलरली आप और का देखिए, Mn3+ का देखिए, मैग्नीज का क्या होता है Ar3d5 4s2, तो Mn4+ का क्या हो जाएगा Ar3d2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वाला केस हो गया सेम टू सेम, वैसी वैल्यू आएगी, तो इसको देखते ही नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। CO2+ का देख लेते हैं। CO का जो 27 है एटॉमिक नंबर, यानी Ar3d7 4s2, राइट गाइज। सो अगर यहां से मैं देखता हूं CO2+ यानी Ar3d7, अब इसको अगर आप में ब्रेक करते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे T2G एंड EG में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यानी अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 एंड 1, प्लस 1 3, N इक्वल्स टू हो गया 3। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को अभी जस्ट कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने पहले पेयरिंग क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की, ये क्योंकि गाइज एक्वा कॉम्प्लेक्स बोला गया है। इसका एक्वा क्या है, यानी H2O लीगेंड की तरह यूज हो रहा है, एंड H2O इज अ वीक फील्ड लीगेंड, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये सही हो रहा है। तो देखिए 3 है, N इंटू N+2 यानी 3 इंटू 3+2 का स्क्वायर रूट यानी √15 यानी 3.87 मैच कर रहा है। सिमिलरली अगर जब आप इसके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालेंगे तो यानी 0.6 इंटू 2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.4 इंटू 4 एंड 5, ठीक है 5 हो गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हो 1.2, ठीक है, ये क्या होगा 0.4 इंटू 5, 1.2 हो गया -2.0 यानी 0.8, ठीक है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको ये जो सारी थ्योरी है सब कुछ समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश किया आपको इसमें समझाने की।